दोस्तों, मैं शिवन सोलंकी अपने यूट्यूब चैनल लॉ टेस्टिंग पर आपका स्वागत करता हूं और मैं आज आपको लिमिटेशन एक्ट 1963 के सेक्शन 18 पर चर्चा करूंगा और उसको समझने और समझाने का प्रयास करूंगा। लिमिटेशन एक्ट 1963 इफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट इन राइटिंग की बात करता है। इससे पहले कि हम बेयर प्रोविज़न पर जाएँ, सबसे पहले हम सेक्शन 1 की बात करते हैं और सेक्शन 1 को सेक्शन 18 के क्लास 1 को समझने का प्रयास करते हैं। एक सेक्शन 18 क्लास 1 क्या कहता है। क्लास 1 18 सिर्फ इतनी सी बात कहता है। इसको एक एग्जाम्पल समझने का प्रयास करते हैं। यदि मैंने किसी व्यक्ति को कोई ऋण दिया है और मान लीजिए कि मैं ए हूँ और मैंने बी को जो है 3 लाख रुपए ऋण दिया है और ये 3 लाख का ऋण हमने 15 दिसंबर को दिया है, जो कि 31 दिसंबर को उसको चुकाना था। अगर वो 31 दिसंबर को ऋण को नहीं चुका पाता है तो मेरे पास अगले 3 साल तक का वक्त है रिकवरी सूट करने का। इसे ही प्रेस्क्राइब पीरियड कहते हैं। ये जो है शेड्यूल में दिया गया है। अगर हम इस प्रेस्क्राइब पीरियड के दौरान ही बी जिसको हमने जिसने ऋण लिया है वो आकर के हमें कोई एक्नॉलेजमेंट देता है और ये वो एक्नॉलेजमेंट लिखित में होगी और वो कहता है कि मैं ये जो एक्नॉलेजमेंट देता हूँ आपको लिखित में कि मैं ये ऋण जो हो आपको कुछ समय बाद दूंगा। तो जिस दिन वो एक्नॉलेजमेंट देता है तो उस दिन से वो 3 साल का लिमिटेशन पीरियड पुनः बढ़ जाएगा। परंतु शर्त ये है कि ये एक्नॉलेजमेंट जो होगा विद इन प्रिस्क्राइब पीरियड में होना चाहिए। यही सेक्शन 18 का क्लास 1 कहता है। सेक्शन 18 का क्लास 1 एक बात और कहता है, वो ये कहता है कि ये क्लास 1 जो है, ये सेक्शन 18 जो है सूट और एप्लीकेशन पर ही लागू होता है। सूट और एप्लीकेशन पर ही लागू होता है, अपील पर लागू नहीं होता है। और एप्लीकेशन में भी अगर एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन है तो उसमें ये एक्नॉलेजमेंट लागू नहीं होगा। क्लास 2 की बात करता है, एक्नॉलेजमेंट की डेटेड की बात करता है। अगर कोई एक्नॉलेजमेंट जो है वो अनडेटेड है या फिर उसको रॉन्गली डेटेड है तो उसके लिए ओरल एविडेंस लाया जा सकता है। ये हमारा क्लास 2 कह रहा है सेक्शन 18 का। ओरल एविडेंस अगर जो लाया जाएगा वो सेक्शन 18 के जो सेक्शन 91 एविडेंस एक्ट के परिव्यू में इसकी लाइट में ही लाया जाएगा। सेक्शन 19 एविडेंस एक्ट क्या कहता है ये एविडेंस एक्ट में ही समझेंगे, परंतु सिर्फ इतनी सी बात समझ लिए कि सेक्शन 91 एविडेंस ये कहता है कि राइटिंग मस्ट बी प्रूव्ड बाय द राइटिंग। इसका मतलब ये है कि जो सेक्शन 18 का क्लास 2 ये वो इस बात पर जोर देता है कि एक्नॉलेजमेंट जो होगी हमारी वो रिटन में ही होगी, वो ओरल में नहीं होगी। अगर वो रिटन में होगी तो उसको रिटन के द्वारा प्रूव किया जा सकता है। फॉर द पर्पस, अब इसके आगे एक्सप्लेनेशन दिया गया है। एक्सप्लेनेशन में ये बताया गया है कि जो एक्सप्लेनेशन में ए बी सी 3 क्लास दिए गए हैं और ए और बी और सी इन तीनों क्लास में ये बताया गया है कि ये क्या चीज़ है, ये किन चीज़ों पर जो है एक्सप्लेनेशन जो है ये एक्नॉलेजमेंट जो है वो सफिशेंट मान ली जाएगी। क्लास 1 में बताया कि किन बातों से एक्नॉलेजमेंट जो है सफिशेंट मान ली जाएगी। कि नंबर 1 में ये मान लीजिए कि इसमें एग्जैक्ट नेचर ऑफ प्रॉपर्टी और राइट को बताना कोई आवश्यक नहीं है। मेन केवल इंटेंशन ही पर्याप्त है। अगर एग्जैक्ट नेचर आप नहीं बता रहे हैं तब भी एक्नॉलेजमेंट होगी सफिशिएंट मान ली जाएगी। दूसरा इसमें यह बताया गया है कि अगर हम कोई एक्नॉलेजमेंट में हम ये बात कहते हैं कि हम कोई लायबिलिटी को स्वीकार करते हैं परंतु अभी हमारे पास पेड करने के लिए पैसा नहीं है तो ये भी अपने आप में एक्नॉलेजमेंट मान ली जाएगी। और इस एक्नॉलेजमेंट को अगर हम लिखित में करते हैं तो इससे हमारा जो है लिमिटेशन पीरियड पुनः 3 साल के लिए बढ़ जाएगा। अगर एक्नॉलेजमेंट कुछ इस प्रकार की है कि मैंने आपका पैसा लिया तो है परंतु मैं दूंगा नहीं, तो ये भी अपने आप में एक्नॉलेजमेंट है। इससे भी जो है लिमिटेशन पीरियड बढ़ जाएगा हमारा। अगर कोई एक्नॉलेजमेंट इस प्रकार की है कि जैसे वो सेट ऑफ की बात आती है, जैसे वो जिसको मैंने लोन दिया है वो ये कहता है कि साहब जो 3 लाख आपने रुपए दिए थे वो तो ठीक है लेकिन 2 लाख हमारे भी तो बाकी हैं, वो आप दे दीजिए। तो ये जो सेट ऑफ की बात जो उसने कही, अगर ये बात रिटर्न में आ जाती है यानी इसका रिटर्न एक्नॉलेजमेंट होता है तो वो भी अपने आप में रिटर्न एक्नॉलेजमेंट मान ली जाएगी। और इसकी अंतिम बात जो इसमें लिखी गई है वो ये कही गई है कि एड्रेस टू पर्सन अदर देन पर्सन एंटाइटल्ड टू द प्रॉपर्टी और राइट। इसका मतलब है कि एक्नॉलेजमेंट जो होगी वो केवल उसी व्यक्ति को ही नहीं दी जा सकती है जिसको ऋण जिसने जिसने आपको ऋण दिया है,
वो किसी अन्य व्यक्ति को भी एक्नॉलेजमेंट दे सकता है। जैसे मान लीजिए कि मैंने बी को रीड दिया और बी इस बात को सी के सामने स्वीकार करता है लिखित में, तो वो भी अपने आप में एक्नॉलेजमेंट मान ली जाएगी। और एक्सप्लेनेशन का बी पार्ट क्या कहता है? द वर्ड साइंस मीन्स आइदर पर्सनली और बाई एजेंट ऑन द बिहाफ ऑफ, यानी कि जो एक्नॉलेजमेंट में जो साइन होगा वो या तो व्यक्ति जिसने जो एक्नॉलेजमेंट दे रहा है, यानी कि जो डेटर है, जो कर्जदार है, या तो स्वयं दे या फिर उसके द्वारा कोई एथोराइज एजेंट भी दे सकता है। और सी में ये बात कही गई है कि एक्सक्यूशन प्रोसीडिंग पर जो है, यानी एक्सप्लेनेशन का जो सी पार्ट है उसमें ये बात कही गई है एक्सक्यूशन प्रोसीडिंग पर जो है एक्नॉलेजमेंट लागू नहीं होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर मेरा चैनल आपको समझ में आता है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।